हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव सर इलाइट केमिस्ट्री क्लासेस से आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हम यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लगातार देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम को लेकर के सभी का सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसको देख लेना। और भगवान की कृपा कहिए ये क्वेश्चन आपका यहीं से हो सकता है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन से हम लोग लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि 5 मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले जिंक का देखेंगे। जिंक और एल्युमिनियम देखना है। ओके, तो आज अभी हम लोग जिंक का देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ 2 इम्पोर्टेंट ओर ऑफ जिंक, यानी जिंक का 2 इम्पोर्टेंट यानी क्या कह सकते हैं प्रमुख अयस्कों का नाम लिखें। और डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर जिंक फ्रॉम दी ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका इम्पोर्टेंट ओर क्या हो सकता है। आप लोग को पहले भी क्लास में बताया गया है कि जैसे जिंक ब्लेंड इसका चीफ ओर है। चीफ ओर किसका है? जिंक का। क्या है? जिंक ब्लेंड ZnS, और एक आता है कैलामाइन ZnCO3। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में अगर चलें तो यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में चलें तो रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए या मत कीजिए, डायरेक्टली आप आ सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पर। ठीक है, या लिख सकते हैं कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। बस डायरेक्टली बोल सकते हैं और इसमें सबसे पहले आ सकते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसका हम लोग जो चीफ ओर है ZnS, वहां से एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि जिंक जो है कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर है। और सल्फाइड ओर का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बाय 4th फ्लोटेशन प्रोसेस। इस तरह से दिमाग में रखिए। तो टॉपिक दीजिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है कि द क्रस्ड ओर, जो पिसा हुआ ओर है, चूंकि आपको ढेला में मिलेगा या टुकड़ा में मिलता है, उसको क्रश किया जाता है। जो क्रश ओर होगा उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाय 4th फ्लोटेशन प्रोसेस। बस सिंपली लिखिए इसको, इतना ही। It goes to the surface along with the 4th. This is removed and dried. जो बुलबुला होता है, फेन जो होता है, उस पर सल्फाइड जो ओर होगा जिंक ब्लेंड, वो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे कण के रूप में बुलबुले पर आकर क्या होगा? तैरेगा। जब तैरेगा तो उस बुलबुले को, उस झाग को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेते हैं और सुखा लेते हैं, और आपको क्या मिल जाता है? तो आपको मिल जाएगा, आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाएगा। तो सबसे पहला कि कॉन्सेंट्रेशन किसके द्वारा होगा ZnS का? तो बाय 4th फ्लोटेशन प्रोसेस। बाय 4th फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो झाग होता है, झाग को जिस पर आपका ZnS के पार्टिकल जो है, छोटे छोटे जो कण होंगे, वो कहाँ पर? झाग पर ही तैरते हुए रहेंगे। तो उसको झाग को निकाल के सुखा लेंगे, हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर यानी सांद्रित अयस्क हमको मिल जाएगा। इसके बाद जो सांद्रित अयस्क होगा उसका क्या किया जाएगा? रोस्ट किया जाएगा। रोस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा, क्योंकि चूंकि यह सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर में जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जाते हैं तो 2 प्रोसेस आता है। सबसे पहले जो मेटल है उसको ऑक्साइड फॉर्म में लाना, यानी जो अयस्क है, जो ओर है, उसको क्या चीज में लाना है? ऑक्साइड फॉर्म में, और फिर वहां रिडक्शन के द्वारा हम लोग मेटालिक फॉर्म में हम लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या होता है कि
और जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है सांद्रित जो अयस्क होता है उसको भट्टी में काफी उच्च ताप पर हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी क्या हो गया, द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज रोस्टेड इन ए फर्नेस एट हाई टेम्परेचर, मतलब 900 डिग्री सी पर, 900 डिग्री सी पर उच्च ताप पर भट्टी में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है। जबकि कैल्सिनेशन देखिएगा तो कैल्सिनेशन आपका हवा के अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर हवा के उपस्थिति में इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और इस प्रक्रिया में क्या होगा, जिंक ब्लेंड जो होगा वो ऑक्साइड अयस्क में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन दिस प्रोसेस जिंक ब्लेंड इज कन्वर्टेड इनटू ZnO, मतलब ZnS जो होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रोस्ट करेंगे, मतलब रोस्टिंग जब इसका करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ZnO मिल जाएगा। अब इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, मतलब ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर करना है। ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर कर देंगे, हमको मेटल मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन प्रोसेस के अंडर में जाएंगे, यानी कार्बन रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। क्योंकि इसके जो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है इसमें हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का उपयोग करते हैं, जिसमें रोस्टेड ओर को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्स करके उच्च ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जहां वह कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। किस रूप में, तो मेटालिक फॉर्म में। यानी क्या कहेंगे कि ZnO thus formed as a result of roasting या कैल्सिनेशन इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन। यहाँ पर कार्बन क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, as a result of reduction zinc metal is molten state is formed, यानी जो यहाँ पर मेटल मिलेगा जिंक वो किस रूप में मिलेगा, मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, तो मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा। ओके, अब इसका रहा बात प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन जो होता है इसका बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा होता है। जैसे मान लें यहाँ पर सेल बनाया गया तो एनोड जो होगा यानी इम्प्योर जिंक का एनोड बनाएंगे और प्योर जिंक का क्या, कैथोड बनाएंगे। इम्प्योर जिंक का मतलब अशुद्ध जिंक का एनोड और प्योर जिंक का कैथोड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में क्या लेंगे, ZnSO4 लेंगे। इसका कोई सॉल्ट ले लेंगे और यहाँ पर इसको बैटरी से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जब इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो ZnSO4 सॉल्यूशन क्या होगा, टूटेगा। इस रूप में Zn+2 और SO4-2 के रूप में टूटेगा। क्लियर। तो होगा क्या कि जिंक जो है Zn+2 जो आयन है वो कहाँ किधर की ओर जाएगा, कैथोड की ओर गमन करेगा, ठीक है। मूव टुवर्ड्स कैथोड, जहां पर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसी कैथोड पर वो क्या होगा, चिपकते हुए चला जाएगा। अब रहा बात कि यहां से तो जिंक आयन निकल गया और कैथोड पर डिपॉजिट हो गया, तो यहां पर तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, घट गया जिंक आयन का। तो कहां से आएगा, यहाँ एनोड जो है, जो इम्प्योर जिंक है, यहाँ से हर एक जिंक एटम जो होगा वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर लूज करेगा और Zn+2 आयन के रूप में कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाकर के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, बैलेंस्ड करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखेगा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि धीरे धीरे यह एनोड क्या हो जाएगा, एनोड से जिंक मेटल क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके कहाँ चला जाएगा, ZnSO4 सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। इस तरह से बारी बारी से जिंक का जो रॉड है, इम्प्योर रॉड है, उसको बारी बारी से क्या करेंगे, बदल लेंगे और कैथोड को भी बदलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है आपको
कि इम्प्योर जिंक इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फॉर दिस, इसके लिए इम्प्योर जिंक रॉड इज मेड एनोड, यानी जिंक का जो इम्प्योर जिंक है उसका जो छड़ है उसको एनोड के रूप में हम लोग लेंगे। ए रॉड ऑफ प्योर जिंक, यानी एक शुद्ध जिंक का एक छड़ लेंगे जो कि कैथोड बनाएंगे उससे। दिस रॉड इज डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ZnSO4 सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में ZnSO4 का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग जिंक को क्या करेंगे, दोनों यानी इम्प्योर जिंक को जो एनोड है और प्योर जिंक को जो कि कैथोड है, दोनों को डुबा देंगे। जिंक इज डिपोजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो अभी हम समझाए हैं कि Zn+2 आयन के रूप में टूटेगा और वो Zn+2 आयन कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। और उतना ही मात्रा में मत लेते हैं कि 1 ग्राम अगर जिंक अगर कैथोड पर जा रहा है सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो 1 ग्राम जिंक जो है वो आपका जो आपका इम्प्योर एनोड है वहां से 1 ग्राम जिंक Zn+2 आयन के रूप में आपका कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। ओके, लूज करके। और रिएक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं, यानी एनोड पर क्या होगा कि ईच एटम जो होगा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। और कैथोड पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में जिंक आयन है वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैथोड पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और थ्रू आउट अगर समझना हो या याद रखना हो तो सिंपली याद रखिए। फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चूंकि इसका G4 क्या है, ZnS है, तुरंत इसका कॉन्सेंट्रेशन किसके द्वारा, बाय फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में लाएंगे। चूंकि वो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड फॉर्म में, तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में लाने के लिए चूंकि सल्फाइड ओर है तो हम लोग रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग में चूंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वो जिंक ZnS क्या चीज में बदल जाएगा, ZnO में बदल जाएगा। और तीसरा स्टेप में रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन अगर जिंक से हट जाए तो आपको सिंपली आपको जिंक मिल जाएगा। और जो जिंक मिलेगा वो चूंकि प्योर होगा, प्योर हो नहीं सकता है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या कौन सा विधि उपयोग करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें एनोड जो होगा वो इम्प्योर जिंक का रॉड का उपयोग करेंगे और कैथोड जो होगा वो प्योर जिंक का बनाएंगे। ठीक है, और दोनों रॉड को कहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिसमें ZnSO4 सॉल्यूशन रखा हुआ है उसमें दोनों को डुबा देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें देंगे तो वहां पर जो रिएक्शन होगा एनोड पर वो क्या होगा कि एनोड से प्रत्येक आपका जिंक यानी ईच जिंक एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गो टू द क्या, गो टू द कहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 आयन के रूप में। और कैथोड पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में Zn+2 आयन है वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैथोड पर चिपक जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट ओर क्या है। इसका इंपॉर्टेंट ओर क्या है, आपका बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2। ठीक है, दूसरा आपका कर्नलाइट हो जाएगा, आपका कोलिनाइट यानी क्ले जिसको कहते हैं, Al2OH का होल 4 Si2O5 हो जाएगा। क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो क्या बोला गया कि एल्युमिनियम इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड ore which is generally contaminated with ferric oxide and silica। ठीक है, क्या आपको समझाया गया कि एल्युमिनियम जो है वो मेनली कहां से निष्कर्षण होता है एल्युमिनियम का,
तो बॉक्साइट ऊर्जा से, जिसमें अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, फेरिक आपका ऑक्साइड और सिलिका उपस्थित होता है। तो ध्यान रखिए कि अब मान लेते हैं यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड और सिलिका है, तो इसको सबसे पहले काम क्या है, इसका प्यूरिफिकेशन का, और बेयर प्रोसेस के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। किसके द्वारा, बेयर प्रोसेस, ठीक है ना। और कौन कौन सा अशुद्धि के रूप में रहता है, फेरिक ऑक्साइड है, सिलिका रहता है, इसलिए इसको फ्रेश करना होगा, यानी प्यूरिफाई करना होगा। तो कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, बेयर प्रोसेस का, यानी मेल्टिंग फॉर ऑक्साइड having Fe2O3 as impurity, the reaction involved in this process क्या होगा, यानी NaOH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, जो कि सॉल्युबल होगा, घुलनशील होगा, ठीक है। घुलनशील होने का मतलब उसको छान लेंगे, और छान करके जब H2O के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो NaOH बाहर हो जाएगा, और Fe यानी एल्युमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो आपका प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। और उसको जब हीट करेंगे कितना पर, 1773 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको Al2O3 आपको प्योर आपको एल्यूमिना मिल जाएगा, बॉक्साइट नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिना कहेंगे। ओके, तो क्या प्रोसेस है कि यहाँ से मेनली आपको क्या निकालना है, Fe2O3 को निकालना है, फेरिक ऑक्साइड को निकालना है, और इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका बॉक्साइट है उसको NaOH के साथ मिला करके ट्रीट करेंगे, तो आपको मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा, जो कि सॉल्युबल पार्ट होगा, यानी सॉल्युबल हो जाएगा। और वहीं आपका H2O के साथ जब इसको ट्रीट किया जाएगा तो NaOH अलग हो जाएगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा। जब अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा तो उस अवक्षेप को आप क्या करेंगे, 1773 केल्विन पर गर्म करेंगे, वहां पर आपको Al2O3 मिल जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर एल्यूमिना कहेंगे, यानी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में अब चले हम लोग। अब यहाँ तो एल्यूमिना के रूप में हम लोग प्राप्त कर लिया बॉक्साइट को, और मेन मेटलर्जी क्या है, यानी प्यूरिफाइड Al2O3 जो एल्यूमिना है उसको किसके साथ मिलाएंगे, Na3AlF6, अभी बताया है किसके साथ, Na3AlF6 क्रायोलाइट जिसको कहते हैं, या CaF2 फ्लोस्पार जिसको कहते हैं, दोनों में से किसी एक को उसमें क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा, ताकि उससे क्या होगा कि जो सॉल्युबल पार्ट है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, घट जाए। इसका मेन कारण यही होता है कि आपका कंडक्टिविटी को बढ़ाना और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना, घटाना, ठीक है ना, विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी, यानी सुचालकता आ जाए उसमें। द फ्यूज्ड मैट्रिक्स जो मिक्सचर है इज इलेक्ट्रोलाइज, जब उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा कहां पर, स्टील वेसल, स्टील का वेसल होता है जो कि भीतर से कार्बन का क्या होता है, लाइनिंग किया होता है। यह आपका वेसल हो गया, तो भीतर वाला जो आपका लेयर है पाइप का, वेसल का, वो किसके द्वारा, कार्बन द्वारा लाइनिंग किया रहता है, लेप किया रहता है कार्बन का। तो होगा क्या कि स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन एक एज कैथोड, जो कि काम करेगा किसका, कैथोड का काम करेगा, और ग्रेफाइट जो रहेगा वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। द ओवरऑल रिएक्शन में भी रिटन है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Al2O3 और जो कार्बन जो उसमें हम लोग मिलाएंगे, जो कार्बन लाइनिंग किया हुआ है उस कार्बन द्वारा यह क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और एल्यूमिनियम मिल जाएगा और CO2 बन के निकल जाएगा वहां पर। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज वाइडली नोन एज हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस। किस नाम से जानते हैं, तो हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है कि जो मेन पार्ट है किसका, यहाँ पर एल्युमिनियम का, वहां से वो एल्युमिनियम कहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा, और एनोड पर क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर के क्या दे देगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड देगा और
आपका क्या निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पर फिर यह कार्बन आपका 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 देगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके द्वारा जो प्यूरिफिकेशन होगा वो आपका, यानी सीधे कहिए ना, इस विधि द्वारा जो भी आपका एल्युमिनियम मिलेगा वो 99.8% आपका क्या होगा, प्यूरिफाइड होगा, यानी शुद्ध होगा। ठीक है ना। बाद में इसको भी करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा फिर इसको दोहराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सीधे याद रखिए कि इसका चीफ और क्या है, मुख्य OS क्या है, तो बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। अब यहाँ पर चूंकि कहा गया कि जो बॉक्साइट ओर है उसमें फेरिक ऑक्साइड और सिलिका भी उपस्थित होता है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो बॉक्साइट ओर है उसको क्या किया जाए, शुद्ध किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए। उसके लिए क्या किया जाता है, बेयर्स प्रोसेस में चलते हैं। बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो बॉक्साइट ओर होता है उसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो जब NaOH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो आपको मिलता है क्या, सोडियम, क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा, जो कि सॉल्युबल आपका पार्ट मिलेगा। ठीक है। उसको छान लेंगे और छान करके क्या करेंगे हम लोग, फिर जो सॉल्युबल पार्ट होगा, मोलर लिक्विड होगा, उसको H2O के साथ जब ट्रीट करेंगे तो NaOH मिलेगा और आपका अवक्षेप मिल जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट मिल जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और जो प्रेसिपिटेट मिला, अवक्षेप मिला, उसको जब 1773 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना, यानी इसको आप Al2O3 को आप क्या नाम से जानेंगे, एल्यूमिना के नाम से जानेंगे। और मेटलर्जी में अब चलते हैं, कैसे इसका निष्कर्षण होगा। तो सीधे दिमाग में रखिए कि जो एल्यूमिना होता है उसके साथ क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइट या फ्लोरस्पार को मिलाते हैं, ताकि जो आपका मोल्टेन पार्ट मिलेगा, चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो मिक्सचर पार्ट होगा, जो मैट्रिक्स होगा, उसका कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी और उसका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, घट जाएगा। ये फायदा होगा इससे। ठीक है। और स्टील का वेसल होता है जो कि उसके भीतरी वाला भाग पर जो लेयर होता है उस पर लाइनिंग किया हुआ रहता है, किसके द्वारा, तो कार्बन के द्वारा। ठीक है। कार्बन के द्वारा लाइनिंग किया होता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और यह काम करता है क्या, कैथोड का काम करेगा। और जो ग्रेफाइट हम लोग लेंगे, ग्रेफाइट करेगा क्या, एनोड का काम। और यहाँ पर आपको क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पर एल्युमिनियम मिल जाएगा और आपका मोल्टेन पार्ट के रूप में मिलता है। और इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हॉल हेराल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा, जो एल्युमिनियम आयन होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो कार्बन है वो आपका ऑक्साइड आयन के साथ क्या होगा, मोल्टेन जो आपका मेल्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर यहाँ पर कार्बन जो होगा वो 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड आयन के साथ ट्रीट होगा, तो आपको CO2 बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। तो इस तरह से, यानी यह आपका हो गया कौन सी, ग्रेफाइट हो गया, आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। ग्रेफाइट का काम क्या है, उसको रिड्यूस करना। ठीक है। एल्युमिनियम जो मिलेगा वो 99.8% आपको प्यूरिफाइड आपको मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिव द प्रिंसिपल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड फ्रॉम अमोनिया, यानी अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाया जाएगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, या पोस्ट वाल्व प्रोसेस द्वारा कैसे इसको बना सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। और उस नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजेंगे उस नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर के संपर्क में लाएंगे, डिजोल्व करेंगे,
तब वहां पर आपको HNO3 मिल जाएगा। तो यही मिल लेने के आपका कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला पॉइंट आपका क्या नोट करेंगे कि जो अमोनिया होगा उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होगा, यानी V2O5 जो आपका क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्लेटिनम गेज है, जो तार होगा प्लेटिनम गेज पर, उसको क्या करेंगे, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे और गर्म करेंगे 500 केल्विन और 9 बार पर, तब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा वो फिर आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर में जा करके क्या दे देगा, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरक, या कह सकते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको यही आपका कॉन्सेप्ट है, यानी द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर, जो हवा है और अमोनिया है उसके मिक्सचर को क्या किया जाएगा, प्लेटिनम गेज के ऊपर क्या करेंगे, गर्म करेंगे एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार आपका प्रेशर पर, तब वो अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा, नाइट्रोजन क्या नाइट्रिक ऑक्साइड देगा, यही आपका नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। और वहीं आपका रिएक्शन को दिखाया जा सकता है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड मिला और जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला यानी नाइट्रिक ऑक्साइड thus obtained combines with O2 in oxidizing chamber to give nitrogen dioxide, यानी वहीं आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना उसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, HNO3 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा वो आपका एक्वस मिलेगा, तनु मिलेगा, तो वहां से वाटर को हम लोग हटा सकते हैं डिहाइड्रेशन के द्वारा, किसके हेल्प से, कॉन्क H2SO4 के हेल्प से। चूंकि कॉन्क H2SO4 क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है। सीधे कर सकते हैं कि इस विधि में जो अमोनिया और एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय हवा के मिश्रण को क्या किया जाता है, प्लेटिनम गेज पर 500 केल्विन ताप और 909 बार प्रेशर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जहां पर क्या मिलता है आपको, अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड देता है और उस नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजा जाता है, जहां वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो आपको HNO3 मिलता है। तो यहाँ पर चूंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है वो क्या होता है, एक्वस होता है, तनु होता है, तो वहां से वाटर को हटाने के लिए किसका हेल्प लेते हैं, तो कॉन्क H2SO4 का लेते हैं, क्योंकि कॉन्क H2SO4 क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो कि वहां से लमसम 98% वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पर भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, सल्फर को या किसी सल्फाइड ऊर्जा को ऑक्सीजन के साथ क्या कीजिए, जलाइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और उस सल्फर डाइऑक्साइड को किसी कैटालिस्ट मतलब जैसे V2O5 जो कैटालिस्ट है उसके उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा और जब वाटर के कंसर्निंग में जाएगा, संपर्क में जाएगा, तो वहां पर H2SO4 आपको मिल जाएगा। यही आपका H2O प्लस SO3, तो क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिलता है, H2SO7 मतलब ओलियम भी मिलेगा। H2SO4 के साथ आपको क्या मिलेगा, ओलियम भी मिलेगा। होगा क्या कि SO3 जो होगा वो H2SO4 जो होगा वो क्या करेगा, कुछ मात्रा में SO3 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
जो प्रोड्यूस होगा आपका H2SO4 क्या करेगा, जो SO3 है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा थोड़ी सी मात्रा में, तो क्या मिलेगा, ओलियम बन जाएगा। और फिर उसी ओलियम का जो वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो आपको वो भी आपको क्या दे देगा, H2SO4 दे देगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, यानी संपर्क विधि जो है वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहला बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड और इनटू एयर, यानी सल्फर या सल्फाइड और को क्या करेंगे, हवा में जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो SO2 मिलता है। इसके बाद कन्वर्शन ऑफ SO2 टू SO3 बाय रिएक्शन विद SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, किसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में, यानी मतलब V2O5 की उपस्थिति में जब यही सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, और जब इसको वाटर के संपर्क में लाएंगे तो H2SO4 भी मिलेगा और H2S2O7 भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन H2S2O7 जो है, ओलियम जो है, वो क्या होगा, वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो H2SO4 और वो फिर दे देंगे, ठीक है। यही है आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज ओलियम, ठीक है ना, व्हाट इज ओलियम, ओलियम क्या होता है, तो क्या कहेंगे कि जब SO3 क्या करेगा, SO3 का एब्जॉर्प्शन H2SO4 द्वारा होता है, तब आपको क्या मिलता है, ओलियम मिलता है, ठीक है। और जब ओलियम को जब वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो आपको H2SO4 मिलता है। बस इतना ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा, ओके। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ H2SO4 विथ जिंक, Fe, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम के साथ। तो ख्याल रखना है 2 केस, अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ किसी मेटल के साथ अभिक्रिया अगर होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उसका उस मेटल का सल्फेट मिलेगा, याद रखिएगा इस तरह से। अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन अगर किसी मेटल का होता है तो वहां पर उस मेटल का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन अगर हॉट एंड कॉम H2SO4 के साथ अगर मेटल का उपयोग रिएक्शन होता है तो क्या मिलेगा, उस मेटल का सल्फेट मिलेगा, SO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। बस इस तरह से याद रखिएगा, सीधे स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जिंक जो है, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 इन्वॉल्विंग क्या, हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला डाइल्यूट के साथ। लेकिन वही कॉम के साथ क्या हो गया, ZnSO4 SO2 प्लस 2H2O हो गया। आयरन जो है फिर वही केस आएगा, डाइल्यूट रहेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, अपना सॉल्ट बनाएगा और अपना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ MgSO4 और हाइड्रोजन गैस देगा। फिर उसी मैग्नीशियम के साथ अगर हॉट एंड कॉम H2SO4 के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट, SO2 और H2O बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कॉपर का, तो कॉपर आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता है। रीजन है कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो उसको क्या चाहिए, हॉट एंड कॉम चाहिए H2SO4, तभी जाके रिएक्ट करेगा। जब हॉट एंड कॉम के साथ करेगा तो सेम वही फंडा, अब कॉपर का सल्फेट बनेगा, SO2 बनेगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एल्युमिनियम जो है डाइल्यूट के साथ करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व करेगा, और एल्युमिनियम जब कॉम के साथ करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट, SO2 और H2O बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए कि अगर मान लेते हैं जिंक करता है डाइल्यूट के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्लस ZnSO4, जिंक अगर कॉम एंड हॉट H2SO4 के साथ करता है तो ZnSO4, SO2 प्लस H2O। उसी तरह से आयरन अगर करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो FeSO4 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर हॉट एंड कॉम के साथ करता है तो वही SO2 छूट गया है तो उसको अपने से कर सकते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें तो डाइल्यूट के साथ करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस,
उसी तरह से हॉट एंड कॉम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट SO2 और क्या H2O बनेगा। फिर यहाँ पर कॉपर आप जान लीजिए कि लेस रिएक्टिव है, तो डाइल्यूट एंड कोल्ड के साथ तो रिएक्ट कभी नहीं कर सकता है, तो किसके साथ करेगा, हॉट एंड कॉम के साथ। जब करेगा तो हॉट एंड कॉम कंडीशन आ रहा है, तो इसलिए सोच सकते हैं क्या बनेगा, कॉपर का सल्फेट SO2 और H2O बन जाएगा। एल्युमिनियम जो है दो केस है, डाइल्यूट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, लेकिन वही हॉट एंड कॉम के साथ क्या होगा, तो आपका SO2 देगा और H2O देगा, साथ में एल्युमिनियम का सल्फेट बनेगा। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो होगा हम डालेंगे जिंक और कॉपर के साथ HNO3 का रिएक्शन। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन चल रहा है इनऑर्गेनिक का, एक और वीडियो हम देंगे रीजन टाइप क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस, और कुछ टर्म्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हैं, चाहे आपका आयोडीन का आइसोलेशन कैसे होता है। 1 से 2 वीडियो और होगा, मान के चलिए 3 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा इनऑर्गेनिक। और इसको सारे वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 वीडियो और देंगे हम इनऑर्गेनिक का, और 2 वीडियो फिजिकल का होगा और 2 वीडियो आपका ऑर्गेनिक होगा। तो यानी टोटल जो 6 या 7 आपका वीडियो होगा वो आपका 6 साढ़े 6 घंटा या 7 घंटे का होगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। ओके।